क्योंकि कल हमने सर्कुलर भी डिस्कस किया था, ठीक है? तो अब मैं आपसे पहले मेमो डिस्कस करूंगी। मेमो का पेज नंबर बेटा मुझे नहीं पता क्या है, 178, 79, 80, 81, 82, 83 होगा शायद। 82 ठीक है, 182 सही है भाई, 182, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, 182 पेज पे बेटा मेमोरेंडम या मेमो लिखा हुआ है, अब हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं रीडिंग करना शुरू करूं, आप गौर से मेरी बात सुने। मेमो क्या चीज होती है? ऐसा लेटर, ऐसा कोई करस्पॉन्डेंस जो आप अपने लोगों के साथ करें, ठीक है? चाहे तो आप बुक में लिख लें। ऐसी करस्पॉन्डेंस जो आप अपने लोगों के साथ करें उसे हम मेमो कहते हैं। अपने ही लोगों के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने लोगों के साथ जो मैसेजेस आपके भेज सकते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा बेटा, पुराने जमाने में मेमो का एक तरीका होता था लिखने का। अब आपकी बुक में लास्ट चैप्टर आईटी का भी है, यानी अब आईटी की फील्ड इतनी आगे बढ़ गई है, आईसीटी इतना आगे बढ़ गया है कि अब मेमो आपकी किताब में से उन्होंने निकाल दिया, जिस तरह से मेमो लिखा जाता था। क्यों? क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशंस मेमो पे चल रही हैं, और वो मेमो कौन सा होता है? यानी ईमेल। एक और चीज बताऊं, डो नॉट मेक इट कॉम्प्लेक्स। यानी कि अब अगर फॉर एग्जाम्पल नोमान की तरफ से मुझे कोई ईमेल आती है, मैं पुष्प को मैसेज करती हूँ यानी ईमेल करती हूँ कोई, तो हम जो आपस में करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, ठीक है, पुष्प ने दिनेश को कर दिया, दिनेश ने क्या कहते हैं अमाद को कर दिया, शामिर को कर दिया। ये जो आपस में जो मैसेजेस करस्पॉन्डेंस जो हो रही है ईमेल्स के थ्रू, क्योंकि जब इंटरनली होती है तो उन ईमेल्स को हम नाम देते हैं मेमो का। ये बात याद रखें। पहले मेमो लिखा जाता था कागज पे, अब नहीं लिखा जाता। इसमें वेस्ट ऑफ मनी है ना वाली बात है। फटाफट आपके पास वो होता है ईमेल और उसी वक्त सेंड हो जाता है, बजाय आप पेपर पे लिखें, फिर प्रिंट निकालें, फिर किसी को भेजें, फिर वो मिला है नहीं मिला है, वो बंदा वहां मौजूद है नहीं है। तो अब ईमेल का सहारा है। तो जो ईमेल पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया जाता है उसे हम मेमो कहते हैं, अब चाहे वो कोई भी चीज हो, ठीक है? अब मैं पढ़ रही हूँ मेमो की डेफिनेशन। डेफिनेशन मेमो की क्या है? शॉर्ट ऑफ मेमोरेंडम। तो बेटा इसका फुल नेम याद रखिएगा, मेमोरेंडम नाम है इसका। A written message in business, इसको मेमो कहते हैं। A short note written as a reminder, इसे मेमो कहते हैं। आगे क्या कह रहा है? वही कह रहा है कि फर्स्ट पैरा पर हूँ, कंप्यूटर के जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है उससे पहले मेमो जो है वो पेपर पे लिखा जाता था। कॉलीग्स के दरमियान जो भी इंटर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती थी वो होती थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर। इसी पैरा के फर्स्ट पैरा के लास्ट आप देखें, बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी वही पुरानी बात कि पुराने टाइम में पेपर पे लिख के मैसेजेस एक दूसरे को दिए जाते थे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मार्क कर लीजिएगा बेटा, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आगे कह रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2 पैराग्राफ पे कह रहा है, यही थॉट आगे चल के शिफ्ट हो गई है किस पे? पेपर से ईमेल पे। बिल्कुल सेकंड पैरा के लास्ट, सेकंड पैरा के लास्ट जो 2-3 लफ्ज है ना, हैज मूव्ड से, हैज मूव्ड फ्रॉम पेपर टू ईमेल। वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है? आगे कह रहा है, अब कह रहा है द बिग चेंज, थर्ड पैरा पर हूं मैं। द बिग चेंज has been the significant increase in memo based email exchange between an organization and external stakeholders such as customers, suppliers and banks. वो कह रहा है अब एक बड़ा चेंज आया है। क्या चेंज आया है? कि अब मेमो बेस्ड ईमेल्स भी जाने लगी हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को। आपको पता है स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं लोग कनेक्टेड हो। तो पुराने जमाने में तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर जाता था, अब जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ईमेल्स जाती हैं। भाई आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की हो, ठीक है, ब्रांड, कोई ब्रांड है प्रॉपर, दराज की बात नहीं कर रही मैं, किसी ब्रांड से डायरेक्ट आपने शॉपिंग की हो, तो उनकी आपको ईमेल्स रिसीव होती हैं। कभी अलकरम की, कभी ईगो की, कभी किसकी, कभी किसकी, कभी खादी की, कभी नो, वी हैव गॉट डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट ब्रांड्स। अच्छा ना भी की हो तब भी आपको जो है वो ईमेल्स आती हैं। आपको मैसेजेस तो आते हैं, उनको छोड़ दें, मैं ईमेल्स की बात कर रही हूँ। तो अब क्या है, कहीं ना कहीं जो स्टेक होल्डर उनका होता है, अब आपको पता है स्टेक होल्डर, दोबारा से बता रही हूँ, वो हर वो शख्स जो चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करे, और खास तौर पे वो स्टेक होल्डर्स जो आपके करीबी होते हैं, जैसे बैंक हो गया, सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, तो उनको जब इंफॉर्मेशन जाती है वो मेमो की शक्ल में जाती है। अच्छा, चौथे पैराग्राफ पर हूँ, फॉर्मल कम्युनिकेशन वाला।
Formal communication, whether internal or external, should still be by letter. कह रहा फॉर्मल कम्युनिकेशन जो भी होता है इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो लेटर के थ्रू होता है. फॉर एग्जाम्पल, when the human resources department advises an employee of a pay rise and new position, they should send a formal letter. वो कह रहा है अब भी फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो पेपर के थ्रू ही होता है, लेटर के थ्रू ही होता है. इवन दो, नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ है. Even though many memos are exchanged internally, they still present an impression of the sender, and the same care should be taken composing a memo as when writing a formal letter. कुछ भी नहीं, ये लास्ट पैराग्राफ बिल्कुल बेकार है. सिंपली वो ये कह रहा है चाहे आप फॉर्मल लेटर लिखें या मेमो लिखें, आपने उसके प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना है. बेटा अजान हो रही है, मैं कंटिन्यू करती हूँ, सिर्फ 2 मिनट दें मुझे. बस आपका जो तरीकाकार होना चाहिए वो ज़रा ध्यान से आपने उसको लिखना है, ध्यान से उसको कंपोज़ करना है, बस. क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन जो है वो एक-दूसरे को ही दे रहे होते हैं. अब आप देखें ना, आप बैंक को कोई ईमेल भेज रहे हैं, तो ध्यान से तो लिखना होगा. बेशक मेमो है वो, लेटर नहीं है, लेकिन आप ईमेल भेज रहे हैं, तो अब ईमेल और लेटर में समझ लें अब डिफरेंस ही नहीं रहा है. अब हम ध्यान से हर चीज़ लिख रहे होते हैं, ये वो है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिर, व्हेन टू यूज़ अ मेमो. अच्छा, इसको आपने अंडरलाइन करना है. मेमो कब यूज होता है? पहला, प्रोवाइड अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज. जब आप किसी को कोई खास इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, भाई तुम्हारा काम ये है, आप रिटन में दे रहे हैं उसको, रिटन इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं. ठीक है, पहला, नंबर 1. नंबर 2, कोई ओरल डिस्कशन है उसे आप कंफर्म करें. फॉर एग्जांपल, मेरी आपसे डिसाइड हो गई थी बात कि भाई आप जो है वो मुझे डिलीवर कर देंगे ये चीज़, मीटिंग में हमने डिसाइड किया था. आप हमें रिपोर्ट डिलीवर कर देंगे तकरीबन 20 दिन के अंदर. एक चीज़ है, आपको रिपोर्ट बनाने को कहा है, आप रिपोर्ट मुझे डिलीवर कर देंगे 20 दिन के अंदर. तो अब ये चीज़ तो सिर्फ वर्बल हुई है ना, कल आप मुकर जाएँ या मैं मुकर जाऊँ, इसलिए इस ओरल डिस्कशन को कंफर्म करने के लिए एक ईमेल लिखी जाती है. एज़ पर डिस्कशन एज़ पर डिस्कशन हेल्ड या मीटिंग हेल्ड ऑन इतने-इतने बजे इस तारीख पर एट दिस प्लेस, इट इज़ कंफर्म्ड या वी कंफर्म्ड, या प्लीज कंसिडर दिस ईमेल एज अ कंफर्मेशन ऑफ ब्ला ब्ला ऑर्डर, लाइक दिस. नेक्स्ट कह रहा है नंबर 3 पे, आस्क अदर्स फॉर देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस. अगर मुझे आपके आइडियाज या ओपिनियंस चाहिए और आप मेरी टीम का हिस्सा हैं, तो मैं आपको एक ईमेल भेजूंगी कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट है और इस हवाले से अगर आपको, मिश्रा हम तीसरे पॉइंट पर हैं, व्हेन टू यूज अ मेमो. व्हेन टू यूज अ मेमो के हम तीसरे पॉइंट पर हैं. पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि आप रिटन रिकॉर्ड रखना चाहते हैं किसी भी चीज़ का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब देना चाहते हैं. दूसरा, कोई आपके और किसी के दरमियान अगर कोई डिस्कशन हुई है उसको कंफर्म करने के लिए एक ईमेल चली जाती है. तीसरा है कि जब आप किसी से ओपिनियंस लें, जब मुझे अगर आपसे ओपिनियन चाहिए एज अ टीम, तो मैं आपसे ओपिनियन के लिए एक ईमेल लिखूंगी और आप भी जब मुझे उसके फीडबैक में मुझे ईमेल लिख के देंगे, यानी कि कोई ओपिनियन या आइडिया आप शेयर करेंगे, तो वो मेमो होगा. थैंक सेवरल पीपल फॉर देयर असिस्टेंस. या अगर मुझे शुक्रिया अदा करना है बहुत से लोगों का जिन्होंने मेरे किसी प्रोजेक्ट में हेल्प की, तो मैं तब भी उन्हें ईमेल के थ्रू उन्हें शुक्रिया अदा करूंगी. प्रोग्रेस रिपोर्ट, या मुझे प्रोग्रेस देनी है किसी भी रिपोर्ट की शक्ल में. प्रोग्रेस से मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, ये बात याद रखिएगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट 1 दिन की भी हो सकती है, 1 हफ्ते की भी हो सकती है, 15 दिन की भी हो सकती है क्वार्टरली, महीने की भी हो सकती है, 3 महीने की भी हो सकती है, 6 मंथ्स की भी हो सकती है, हाफ डे कह रही हूँ, हाफ अ ईयर की भी हो सकती है और पूरे साल की भी हो सकती है, पूरे 2 साल, 3 साल, 5 साल, डिपेंड करता है. तो ये सारी की सारी जो प्रोग्रेस है वो ईमेल के शक्ल में चली जाती है. सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन टू सेवरल कलीग्स एट वंस, या कोई भी इन्फॉर्मेशन एक साथ आपने किसी से शेयर करनी है तो आप मेमो की शक्ल में उसको दे देते हैं. क्यों? अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आप एक ईमेल करते हैं, राइट? बस एक ही ईमेल करते हैं और सबको पहुंच जाती है वो. ठीक है, सबको इंडिविजुअल पहुंचती है, सर्कुलर की तरह नहीं होता. याद रखिएगा, सर्कुलर में एक निकलता है पेपर सिर्फ, या 2 निकलते हैं या 3 निकलते हैं,
और वो सबके पास अलग अलग नहीं जाते, लेकिन जो ईमेल होती है वो सबके पास एक साथ अलग अलग जाती है। ठीक है, अब मैं हूं हेडिंग 2.2 पे, राइटिंग अ मेमो। टेक्निक क्या है इसकी? ठीक है, टेक्निक पर इसका है, सबसे पहले पहला पॉइंट आ रहा है, एक्सप्लेन द मेन प्रॉब्लम। आप किस वजह से लिख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, क्यों लिख रहे हैं, सबसे पहले वो बताएंगे। Remember to present in a way that will engage and make it personal to the reader. मतलब इस तरीके से बताएं कि वो एक पर्सनल सी फीलिंग आए, simply, right? Give the solution, solution दे, state why you need from the reader. मतलब for example, मुझे एक प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रोजेक्ट में मुझे आप लोगों के ओपिनियन चाहिए, तो मैं आपको कहूंगी कि आपसे मुझे क्या चाहिए। पहले तो मैं लिखूंगी भाई हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट उसमें मैं लिखूंगी कि मुझे आपसे क्या चाहिए, तो मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, बल्कि मुझे आपसे सॉल्यूशन चाहिए, ओपिनियन चाहिए। If it is a persuasive memo, then stress the benefit of the solution, providing the strongest argument first. हाँ जी, ये पॉइंट काम का है, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। वो कह रहा है अगर ये कन्विंसिंग है, कन्विंसिंग मेमो लिख रहे हैं आप, किसी को कन्विंस करना है, तो किसी को कन्विंस करने का तरीका यही होता है कि उसके बेनिफिट्स बताएं। तो आप अगर फॉर एग्जांपल मुझे लेट्स से मुझे पैसे चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इन्वेस्ट करें, मैं ये लिखूंगी कि इसकी इतनी इन्वेस्टमेंट है और इस पे इतना इतना परसेंट फायदा होगा हर मेंबर को, और यकीनन ये आगे जाके बढ़ता रहेगा, ये वो। तो मैं क्या दे रही हूँ एकदम आपको, मैं परसुएट करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली बात नहीं कर रही, मैं इनडायरेक्टली पहले उसके फायदे आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है आस्किंग फॉर हेल्प। बी स्पेसिफिक विद द डेट यू नीड अ रिप्लाई बाय। यानी आप बिल्कुल स्पेसिफिक रहेंगे, ना लिखें एज सून एज पॉसिबल मुझे बता दें, नो, आप स्पेसिफिकली कोई डेट दें, एंड व्हाई इट इज दैट डेट, और आप बताएंगे कि भाई आप ये डेट क्यों दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि भाई मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे आपके ओपिनियंस चाहिए, और मुझे 27 दिसंबर तक आपके ओपिनियन चाहिए। क्यों? 31 को तो मुझे सबमिट करवाना है, तो 27 तक मुझे आपके ओपिनियन चाहिए। तो मैं बकायदा लिखूंगी मैं 27 क्यों दे रही हूँ आपको डेट, 27 दिसंबर क्यों दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि भाई मुझे 30 या 31 को मुझे जमा करवाना है। प्लस एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट यू वांट द रीडर टू डू। साथ में आप लिखते हैं कि आप रीडर से क्या चाहते हैं, वो क्या करे। क्लोजिंग में क्या करते हैं, पोलाइट एंड फ्रेंडलियर आपका एंडिंग होता है, वेयर एज अ लेटर क्लोज विद अ फॉर्मल साइन ऑफ सच एज योर सिंसियरली एंड फेथफुली। अ मेमो कैन बी मच मोर इनफॉर्मल, टिपिकली काइंड रिगार्ड्स। यानी आपका जो लेटर होता है उसमें हम योर सिंसियरली फेथफुली लिखते हैं, कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, जबकि मेमो थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, इसलिए हम लिखते हैं रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड्स, ये लिखा जाता है। आगे कह रहा है एक खास बात का आपने ख्याल करना है, अगेन वही बिग यू लिटिल मी। अब ये कैसे होगा, देखें आगे लिखा हुआ है, स्ट्रेस द बेनिफिट्स टू देम एंड प्रोवाइड encouragement to demonstrate that you share the same goals। मतलब आप उन्हें encourage करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आपका भी गोल वही है, आप भी वही करना चाहते हैं, आप भी उनको फायदा देना चाहते हैं, राइट? आगे परसुएसिव राइटिंग क्या है? अच्छा, ये परसुएसिव राइटिंग परेशान नहीं हो जाएगा। परसुएसिव राइटिंग का मतलब वही मैंने आपको कन्विंसिंग वाली बात, कि आप मेमो में कन्विंसिंग टोन किस तरह से डेवलप करते हैं, ये वो है वही चीज, रिपीटेशन है, मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ उसका। Whilst adopting the advice above, particularly big you little me will help persuade the reader। वो कह रहा है अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करते हैं, big you little me को, तो आपको हेल्प करेगा कन्विंस करने में आपके रीडर को, यानी आप रीडर को कन्विंस करना चाह रहे हैं तो ये हेल्प करेगा अगर आप इस टिप को फॉलो करते हैं। इट इज क्रिटिकल दैट यू अपीयर जेन्युइन, और ये जरा मुश्किल होता है कि आप जेन्युइन, आपको आप पे लोग शक ना करें, आपको लोग झूठा ना समझें, इसको करना जरा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ये बात नहीं है। वो ये कह रहा है कि जब आप कोई बात बता रहे होते हैं तो कोई आपको झूठा ना समझे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप किस तरह से उनको हेल्प करेंगे। आगे कह रहा है यू नीड टू साउंड पॉजिटिव। आपने साउंड करना है पॉजिटिव। व्हाट इज साउंड करना है पॉजिटिव, इधर से मेरा मतलब क्या है? हियर इट सेज पॉजिटिव रहें बट अवॉइड सुपरलेटिव्स। मतलब तारीफ करें लेकिन सुपरलेटिव चीजों पे ना जाएं। यानी मैं अगर कोई चीज ला रही हूँ तो मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगी दिस इज द बेस्ट
ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स में हो जाता है, लेकिन जब मैं लिखूंगी तो मैं ये नहीं लिखूंगी दिस इज द बेस्ट, मैं लिखूंगी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्यों लिखूंगी मैं? वो इसलिए, यानी जो बेस्ट है उनमें भी ये बेस्ट है, बेस्ट की लाइन में है, सच एज द वेरी बेस्ट और द बेस्ट एवर। Simply emphasize all the benefits and underplay means आप ना मेंशन करें the downsides which will conclude themselves। मतलब आप बेनिफिट्स पे फोकस करें और वो चीजें मेंशन ना करें जो नुकसानदेह हैं। भाई कोई भी चीज का नुकसान होता है, आप ये देख लेना कि पैनाडोल तक का एडवर्टाइजमेंट आता है, हमारा कंट्री ऐसा है अनफॉर्चुनेटली कि पैनाडोल देखा जाए एक दवाई है यार, इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए, कुछ भी है, टैबलेट टैबलेट है, वो मेडिसिन है। वो हमारे यहाँ बस ये है कि वो सर दर्द हो रहा है जी टैबलेट ले लो, जैसे बेंटीज है, ठीक है। सर दर्द किसी वजह से हो सकता है, सर दर्द तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को होता है, जब उनका ब्लड प्रेशर राइज होता है तो उन्हें सर दर्द होता है। अब उनको ब्लड प्रेशर पड़ रहा है और वो सर दर्द की गोली खा रहे हैं, बताओ। और हमारे यहाँ कोई कहने वाला भी नहीं है। अब क्या है यहाँ पे जो चीज आपको समझानी है वो ये कि उसके नुकसान आप रिप्रेजेंट ना करें। नुकसान अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर लोग आप पे यकीन नहीं करेंगे, अब आपका जो शक है वो खराब हो जाएगा। हमारे टाइम में, मेरे बचपन के टाइम में सिगरेट्स के एडवर्टाइजमेंट्स आते थे टेलीविजन पे, ठीक है, लेकिन सिगरेट्स की कोई नुकसान नहीं डिस्कस करता था, ठीक। तो नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप किसी भी चीज का फायदा बताएं तो नुकसान ना बताएं। नुकसान बताएंगे चीज खराब हो जाएगी, नुकसान हम कभी भी नहीं बताते, ठीक है। विच दे विल कंक्लूड देमसेल्फ, ऐसी चीज ना बताएं जिसको नुकसान वो खुद जो है वो कंक्लूड करें और फिर आपका क्या कहना चाहिए इंप्रेशन जो है वो खराब हो जाए। इलस्ट्रेशन में देखें, एक मेमो दिया हुआ, मतलब एक ईमेल दी हुई है, फ्रॉम टू सीसी। सीसी का मतलब होता है कोई तीसरा शख्स जिसको आप इनडायरेक्टली कुछ बताना चाहें। सब्जेक्ट दिया आपने, जैसे ईमेल में होता है, आपने पूरी ईमेल लिखी और आपने काइंड रिगार्ड्स लिख के अपना नाम लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, फिर आपको ये बता रहा है कि मेमो के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सेंट ऑप्शन होता है, सेंडर का होता है, फिर इसके बाद वो बता रहा है टू या सीसी क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ग्रीटिंग क्या होता है, हाय हेलो, फिर इसके अलावा बुलेट पॉइंट्स पढ़ रही हूँ मैं, फिर इसके अलावा मैसेज बॉडी क्या होती है, उसमें आप क्या लिखते हैं, एंड क्या करते हैं। ये मैं पढ़ नहीं रही हूँ, ये मैं आपको सिंपल ये बता रही हूँ क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है, आप लोग ईमेल्स करते हैं एक दूसरे को, आपको चीजें मालूम है, राइट। सिर्फ सीसी का बता रही हूँ, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है। अभी सीसी क्या चीज है, मैं आपको एग्जांपल दूं। मोहर्रम है, अच्छा अच्छा ठीक है, सीसी तीसरा पर्सन कैसे एक्सप्लेन, वही बता रही हूँ बेटा। मुहर्रम है, कहीं जुलूस निकल रहा है, ठीक है, मातमी जुलूस वगैरह जो निकलते हैं, ठीक। अच्छा, अब भाई कौन देखेगा इनको, सिक्योरिटी देखेगी, बस सही है, ठीक है। अच्छा, खास तौर पे कहाँ, जो जो स्पेसिफिक जो एरियाज होते हैं जहाँ पे मजालिस और वो होती हैं सारी, जो क्या कहना चाहिए जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो सारी वहाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा, इमाम बारगाह जिसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है भाई, अब तो वो लोग हैं जो मातम वगैरह करने आए हैं, ज़ायरीन जिसे कहते हैं, ठीक है, या वो लोग हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बस बात खत्म। लेकिन एक लेटर, अच्छा जो इंतजामिया होती है वो एक लेटर सिक्योरिटी को तो लिखती है, ठीक है। सिक्योरिटी क्या करती है, भाई हमें सिक्योरिटी चाहिए होगी ऐसा ऐसा, सिक्योरिटी क्या करती है, वो इंतजामिया को लेटर लिखती है कि हम इतनी इतनी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, यूं का यूं का। साथ में वो तीसरे बंदे को भी एड्रेस करती है। अब वो तीसरा बंदा कौन होता है, वो तीसरा बंदा होता है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इंचार्ज। हॉस्पिटल इंचार्ज को वो सीसी कर देती है, क्यों? हॉस्पिटल वाले खुद समझदार हैं कि भाई खुदा ना खासा कुछ आगे पीछे चीज होती है तो हमें इस पे अलर्ट रहना है। आप देखें जितने भी कोई बड़ी तकरीबात या बड़े दिन आते हैं, खास तौर पे जहाँ पे लोगों का मजमुआ जमा होता है किसी भी शक्ल में हो, चाहे किसी का जुलूस, आम जुलूस ही क्यों ना निकल रहा हो, इन प्रैक्टिसेस यानी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को छोड़कर आम जलसा जुलूस भी हो, तो आप देखें एम्बुलेंसेस दूसरी और चीजें तैयार होती हैं। वो क्यों होती हैं? वो इस वजह से होती हैं। एक और मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जिम खाना में कॉन्सर्ट हो रहा है भाई, ठीक है,
तो कौन करवा रही है? कोई भी कंपनी करवा रही है, या जिम खाना वाले खुद करवा रहे हैं। तो वो कंपनी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको लेटर लिख रहे हैं कि भाई हम ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, और हम जिम खाना में करवा रहे हैं, हमें जगह ये मिली है, या हैदराबाद क्लब में करवा रहे हैं। उन दोनों की आपस में करस्पॉन्डेंस चल रही है। जो आखिरी करस्पॉन्डेंस होगी ना, उसमें सीसी करके लिखा जाएगा कंसर्न पुलिस स्टेशन। क्यों लिखा जाएगा? उन्हें सिक्योरिटी भी तो चाहिए, राइट? तो तीसरा वो होता है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। अब मैं लास्ट एग्जांपल दे दूं सीसी की। मुझे स्कॉलरशिप दे रहा है एचईसी पढ़ने के लिए, ठीक है, यानी मुझे अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है पैसों का। वो दे देगा बैंक, बैंक से मुझे मिल जाएंगे, ठीक है, एक पूरा प्रोसेस के थ्रू। लेकिन वो बैंक में ऐसे नहीं डालेगा, वो एक ईमेल लिखेगा, और वो ईमेल लिखेगा, उसको सीसी कहाँ करेगा? मेरे डिपार्टमेंट में, मेरी यूनिवर्सिटी को। यानी तीसरा आप समझ लें, इनडायरेक्टली गवाह होता है वो, या इनडायरेक्टली उसका कहीं ना कहीं लिंक होता है उससे। इसका मतलब यह है कि भाई हम हायर एजुकेशन कमीशन इतने पैसे मुझे दे रहा है पढ़ने के लिए कि जाओ पढ़ो, और मेरी यूनिवर्सिटी को सीसी इसलिए किया है कि अब तुम्हारा काम है इस बंदे को पकड़ के रखना। वो जा तो रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन वापस आए तो उसको तुम जाने मत देना, लीगली कार्रवाई होगी अगर मैं बीच में से चली जाती हूँ तो सीसी कहीं ना कहीं वो बंदा इन्वॉल्व होता है उस एक्टिविटी से, उस काम से। आई होप दैट्स वेरी क्लियर। क्योंकि लोग जब ज्यादा पढ़ के आते हैं तो उन्हें अच्छी जॉब्स ऑफर होती हैं और वो कहीं चले जाते हैं। तो अगर हायर एजुकेशन कमीशन कहीं भेजता है तो यूनिवर्सिटी को सीसी करता है अपना ईमेल या लेटर वगैरह। यूनिवर्सिटी क्या करती है? अच्छा, कभी कभी पैसे ही वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भेजती है, मेरे अकाउंट में नहीं भेजेगी वो। यूनिवर्सिटी वाले मुझे पैसे देंगे, लेकिन पैसे देने से पहले सीसी कर देंगे, ठीक है। पैसे देने से पहले वो क्या करेंगे? मुझसे एक बॉन्ड साइन करवाएंगे, एक एफिडेविट साइन करवाएंगे कि भाई मैं ये इस चीज का प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इतना इतना पढ़ने के बाद वापस आऊंगी, अपने कंट्री को सर्व करूंगी, इसी यूनिवर्सिटी को सर्व करूंगी, और मुझे अगर कहीं बाहर से जॉब ऑफर होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी, और ब्ला ब्ला जो भी अलिफ बेजी। ठीक है, तो सीसी का मतलब ये होता है। लास्ट में आपको सीसी की एग्जांपल देती हूँ। सपोज करें मेरा आपसे राब्ता होता है उसके थ्रू, ईमेल के थ्रू सपोज, तो मैं आपको ईमेल तो लिख रही हूँ कि कल मेरी क्लास है सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, 12 बजे, लेकिन मैं सीसी कर दूंगी नोमान को। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा इन्वॉल्व जरूर होता है। नोमान को क्यों सीसी करूंगी? नोमान वही है जिनके मैसेजेस आपको आते हैं, नोमान टाइम टेबल शेड्यूल करता है, तो नोमान को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इस चीज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई कल मैंने अपनी क्लास की टाइमिंग चेंज की है, कल मैं सुबह 9 बजे नहीं लूंगी, कल मैं 10 बजे लूंगी, कल मैं शाम 7 बजे नहीं लूंगी, मैं 8 बजे लूंगी, लाइक दिस। आई होप दैट्स क्लियर। मेमो इंचार्ज को नहीं देते, मेमो किसी को भी देते हैं, लेकिन आप सीसी कर देते हैं। आपके स्कूल में अगर कोई इश्यू होता है, ठीक है, तो वो आपके पेरेंट्स को बताया जाता है, जबकि आपके दरमियान या आपके प्रिंसिपल या आपके स्कूल के दरमियान ये इश्यूज हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स को क्यों डाला जाता है? कि वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की इंफॉर्मेशन जरूर हो। ठीक है, तीसरा शख्स, तीसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वॉल्व होता है, हम उसे कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे किसी की कोई परेशानी है तो बताएं, नहीं है तो हम आगे चलते हैं। आगे नहीं, पीछे चल रहे हैं, क्योंकि पीछे सीवी है जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं की। ठीक है जी, अब हम सीवी डिस्कस कर रहे हैं। सीवी पेज नंबर क्या है? 177, 178, 179 होगा मेरे ख्याल में। पेज नंबर क्या है? 179 है शायद, करिकुलम विटाe 1.6 हेडिंग है। कार्बन कॉपी फुल फॉर्म में लिखा हुआ है मोहम्मद फुरकान। बेटा 179 पर होगा, पेज नंबर 179 या 178 पर होगा, 1.6 हेडिंग आपकी 178 पे। ठीक है, ठीक है, 178 पर है बेटा, 1.6 हेडिंग 1.6। अच्छा, सबसे पहली चीज, इससे पहले मैं सीवी करवाऊं, एक चीज मैं आपको खास बता दूं। आपके एग्जाम में आपको ना लेटर लिखने दिया जाता है, ना सीवी लिखने दी जाती है, ठीक है। तो आप ये मत परेशान होइएगा कि सीवी कैसे बनती है, क्या नहीं बनती, किस तरह से क्या होता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड।
अच्छा, मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ। सीवी को दूसरे नाम में रिज्यूमे भी कहा जाता है, ठीक है। 1.6 हेडिंग की फर्स्ट लाइन पर हूँ मैं। सीवी का दूसरा नाम रिज्यूमे भी है। क्या करता है? प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ अ पर्सन्स एक्सपीरियंस एंड अदर क्वालिफिकेशन। आपको ओवरव्यू देता है किसी भी शख्स की, उसकी एक्सपीरियंस और उसकी क्वालिफिकेशन का, ठीक है। सीवी यानी कि करिकुलम विटाए कैन बी यूज्ड इन वैरायटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस इंक्लूडिंग, अब ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है प्रेजेंटिंग अ जॉब कैंडिडेट व्हेन अप्रोचिंग अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, द सीवी शुड बी, द सीवी वुड बी अकम्पनीड बाय द कवरिंग लेटर व्हाई सीवी हैज बीन सेंट। अच्छा, पहला तो वो कह रहा है कि सीवी हम इसलिए भेजते हैं कि जब आप जॉब के लिए कहीं जब आप किसी जॉब के लिए किसी एम्प्लॉयर यानी कि बॉस को आप लेटर लिख रहे हो, तो आपकी सीवी जाती है, अकम्पनीड का मतलब होता है साथ, किसके साथ? कवरिंग लेटर के साथ। और वो बताती है कि भाई आप सीवी क्यों भेज रहे हैं। आपका जो कवरिंग लेटर है वो ये बताता है कि आप सीवी क्यों भेज रहे हैं, उस शख्स को सीवी क्यों भेजना है। तो लिखा हुआ होता है कि भाई मुझे पता चला है इस जगह पे ये जॉब खाली है, ये पोजीशन खाली है, तो मैं इस जगह पे काम करना चाहता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरी सीवी में लिखा है, ब्ला ब्ला ब्ला। पहला, नंबर 1। नंबर सेकंड बुलेट है describing the directors and key management as a part of the business plan. This is instance in this instance, sorry, the CVs will be included as appendix to the main business plan. एक हॉस्पिटल खुल रहा है किसी एक जगह पर, ठीक है। अच्छा, कोई बहुत बड़ा नाम है, साउथ सिटी हॉस्पिटल या कोई और है, राइट, तबा या जो भी है, ठीक है। तबा तो खैर आ गया हैदराबाद में, हैदराबाद में आ रहा है, ठीक है। अब वहां पे डॉक्टर्स कौन से होंगे, क्या होगा, हमें कैसे पता? तो वो जो एक रिपोर्ट बनेगी ना हॉस्पिटल की, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। कोई भी जो रिपोर्ट बनेगी, उस रिपोर्ट के बिल्कुल आखिर में अपेंडिक्स मतलब एक्स्ट्रा, आपको पता है अपेंडिक्स मींस एक्स्ट्रा, जैसे आपको ग्राफ पेपर एक्स्ट्रा होता था फिजिक्स के जर्नल में, प्रैक्टिकल जर्नल में, इसी तरह बिल्कुल आखिर में अपेंडिक्स में सीवीज लगाई जाती हैं कि भाई यहाँ पे हमारी टीम डॉक्टर्स की कौन सी होगी, ठीक है, कौन इस हॉस्पिटल को रन करेंगे, किसके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन है, क्या है, तो वो उस रिपोर्ट में वो लगाई जाती है। आई होप दैट्स क्लियर। नंबर 3, use in marketing material to demonstrate the credibility of staff to customers. अच्छा, एक और तरीका सीवी का ये भी है, हम इसलिए भी लगाते हैं कि हम मार्केटिंग में हमें हेल्प मिलती है, लोगों का जो ट्रस्ट होता है वो डेवलप होता है आप पर। रिमेंबर, लोगों का ट्रस्ट आप पर डेवलप होता है। कैसे बनता है आप पे ट्रस्ट, कैसे डेवलप होता है? जब आपकी सीवी को देखते हैं, भाई मैं सीवी की बात नहीं कर रही, जरा 2 मिनट एग्जांपल देखें, सुने मेरी। आपने बोर्ड नहीं देखे, वो जो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन वाले होते हैं, उसमें टीचर्स की तस्वीरें लगी हुई होती हैं, टीचर्स के नाम लिखे हुए होते हैं। अब वो टीचर्स के नाम लिखे हुए होते ही इसलिए हैं क्योंकि उनकी एकेडमी को कोई लेना देना नहीं होता, उनकी एकेडमी को कोई पूछता भी नहीं है। अगर कोई एकेडमी चल रही होती है तो उसके टीचर्स की वजह से चल रही होती है। अच्छा, यहाँ पे एमके डीकेट की प्रिपरेशन होती है, अच्छा टीचर्स कौन है, टीचर्स कौन है, हाँ सही 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 सही। यानी टीचर्स अगर अच्छे होते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए तो हमें टीचर्स चाहिए ना, हमें एकेडमी का आचार थोड़ी डालना है कि क्लासेस अच्छी हैं नहीं है, एसी लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, छोटी हैं बड़ी हैं। हाँ, ये मायने रखती हैं बातें, मगर इतनी नहीं जितना हमें मेन चीज देखनी होती है। तो इसी तरह से जैसे मार्केटिंग में टीचर्स की तस्वीरें लगी हुई होती हैं या टीचर्स के नाम लिखे हुए होते हैं, इसी तरह बहुत सारी जगहों पे लोगों की क्रेडिबिलिटी के लिए, यानी क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट के लिए, कि ट्रस्ट उनका डेवलप हो उनके स्टाफ पे, तो उनकी सीवी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? बेशक लोग उनको नहीं जानते, लेकिन जब उनकी सीवी पढ़ते हैं, लिखा होता है भाई इन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस है, इन्हें 15 साल का एक्सपीरियंस है, इन्हें 12 साल हो गए हैं इस फील्ड में, तो लोग जब उनकी सीवीज देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, बेशक उनको ना भी जानते हो, राइट। तो मार्केटिंग में ये चीज यूज होती है। अच्छा, वो कह रहा है सीवी इज अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जब जॉब का प्रोसेस होता है तो तब सीवी किस तरह से यूज होती है, ये 3 बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, मैं वो पढ़ रही हूँ। पहला ये है कि रिक्रूटर्स जो होते हैं, यानी कि जॉब देने वाले होते हैं, उनके पास पूरा टाइम नहीं होता कि वो सारी चीजें आपकी जो है वो इंटरव्यू में आपसे पूछें। तो वो पहला आपका काम ये करते हैं बिल्कुल इनिशियली कि आपको आपकी सीवी देख के आपको बुलाते हैं। तो पहला काम ये होता है कि आप मेन मेन बातें आप दे देते हैं, इससे आपकी स्क्रीनिंग हो जाती है आसान लफ्जों में, कि भाई इसको बुलाएं या ना बुलाएं। अब मुझे एक इंग्लिश टीचर चाहिए था, मैं उसकी सीवी देख रही हूँ,
मैंने सीवी देखी, मैंने कहा नहीं इसको छोड़ दो, इसको नहीं बुलाओ। क्यों? सीवी देखते के साथ ही आइडिया हो जाता है कि इसको बुलाना चाहिए नहीं। अब भाई मैं उसको जॉब थोड़ी दे रही हूँ, मैं तो सिर्फ इंटरव्यू के लिए सोच रही हूँ कि मैं इसको बुलाऊं या ना बुलाऊं। मैंने सीवी देखी, मुझे वो बंदा अच्छा नहीं लगा, उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं लगा। मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है, सीवी पढ़ने के बाद मुझे पता चल गया कि वो बिल्कुल बच्चों वाला एक्सपीरियंस है उसका, किंडरगार्टन लेवल पर है। तो मुझे इसलिए तो नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए वो तो इंटर बेस का चाहिए टीचर, कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स को करवाता हो। तो मुझे वैसे वो सीवी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो सूटेबल नहीं थी, तो मैंने उसको देख के रिजेक्ट कर। तो ये वो चीज होती है कि आप सीवी स्क्रीनिंग प्रोसेस में काम आती है, बस। पहला, स्क्रीनिंग प्रोसेस में काम आती है, नंबर 1। नंबर 2 कह रहा है कि ये बहुत मुश्किल होता है कि आप अपना अच्छा इंप्रेशन बनाएं, तो इसलिए ये जो रिक्रूटर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई हम कैंडिडेट्स को आगे फर्दर कंसिडर करें या ना करें, हमें बुलाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसलिए भी जो है वो सीवी रखी जाती है, इसलिए भी सीवी भेजी जाती है। It is critical to make a positive first impression. A skilled recruiter will only skim the documents for keywords, then decide whether or not the candidate merit further consideration. कि उसको थोड़ा सा चांस मिलना चाहिए मजीद, उसको मजीद बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए, वगैरह वगैरह। इससे भी ये हेल्प मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 100% वो बंदा नहीं मिल रहा जिसकी मुझे तलाश है, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगी, जब मैं सीवीज पढ़ूंगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ के कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो बोल गए हाँ यार चलो इनको बुला लो, चलो उसको देख लेते हैं, चलो उसको देख लेते हैं। तो सीवी आपको ये भी हेल्प करती है। Number 1, number 2. Number 3, the objective of a CV for a job applicant is to secure an invitation to attend an interview. एक रीजन सीवी का ये भी होता है कि जब अब ये लिखा हुआ होता है कि भाई जिन लोगों को इंटरेस्ट है इस जॉब में, या जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए, वो अपनी सीवीज भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मैंने अपनी सीवी नहीं भेजी, तो क्या मुझे जॉब की कॉल आएगी? नहीं आएगी। तो एक रीजन सीवी का ये भी होता है कि अगर आप अपनी सीवी भेज देते हैं तो आपको इनविटेशन मिलता है इंटरव्यू का। फिर कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि जितने भी लोगों ने अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल सिर्फ 15 से 25 लोगों ने अप्लाई किया, लेट्स सपोज, तो सभी को बुला लेते हैं फिर। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक्सपीरियंस सब में अच्छा था, लेकिन मैंने अप्लाई ही नहीं किया, सीवी नहीं भेजी, तो मुझे क्यों बुलाएंगे? ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखें। तो 3 इसके प्रोसेस के पार्ट लिखे हैं। पहला तो लिखा है भाई स्क्रीनिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। दूसरा ये कि फर्दर इसको बुलाया जाए ना बुलाया जाए, जब आपको कोई काम का बंदा नहीं मिल रहा होता, तो आप सोचते हैं कि यार चलो ये चल जाएगा, चलो इसे ट्राई करते हैं। और नंबर 3 ये है कि ये इनविटेशन होता है, किस चीज का? टू अटेंड एन इंटरव्यू। इंटरव्यू अटेंड करने के लिए इनविटेशन है। अगर आप सीवी देंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, अगर आप सीवी नहीं देंगे इंटरव्यू वाला कहाँ से कॉल करेगा आपको? उसको ख्वाब नहीं आएगा। इफेक्टिव सीवी के लिए क्या तरीकेकार है, किस तरह से हम अच्छी से अच्छी सीवी बना सकते हैं, मैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स पढ़ रही हूँ। इफेक्टिव सीवीज के मैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स पढ़ रही हूँ, ठीक है। पहला क्या कह रहा है? द सीवी शुड अपीयर टू बी थॉरोली बिजनेस लाइक एंड अडॉप्ट अ प्रोफेशनल स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन। मतलब ऑफिशियल फॉर्म उसका लगना चाहिए बिजनेस की कोई बात हो रही है, ठीक है। प्रोफेशनल उसको टोन डेवलप होना चाहिए सीवी के अंदर, पहली चीज। दूसरी बात, ऐसे नहीं रंग बिरंगी सीवी बनाई हुई है, मतलब पढ़ने वाला हंसे यार क्या क्या किया हुआ है। नंबर 2, the CV should highlight the applicant's special talents and backgrounds that will benefit the prospective employer. वो कह रहा है कि सीवी के अंदर बेनिफिट्स आप ऐसे दिखाएं कि वो एम्प्लॉयर, मतलब जो बॉस होता है, जो सिलेक्ट कर रहा होता है, कि वो उसको, कि वो बंदा उसके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। आप अपने स्पेशल टैलेंट्स उसमें रखें ताकि जो आपको हायर करेगा बंदा, उसको नजर आए हाँ यार ये बंदा काम का है, इसको हायर करो। इसी पॉइंट नंबर 2 में बीच में कह रहा है वो, द सीवी शुड डेमोन्स्ट्रेट दैट एप्लीकेंट कैन मेक अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंपनीज बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मतलब सीवी जब आपकी अच्छी बनी होगी तो आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपको हायर करेगा, वो जब पढ़ेगा तो उसको एक पॉजिटिव एक इमेज मिलेगा आपके लिए कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारी कंपनी में, ये बंदा अगर आएगा तो हम कुछ अच्छा करेंगे, लाइक दिस। नंबर 3, यूज एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स बेटा हमने चैप्टर 7C में पढ़ा था, आप चाहे तो लिख लें, एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। याद है मैंने आपसे शेयर किया था, द डॉक्यूमेंट, द फाइल या रिपोर्ट हैज रिक्वायरमेंट फॉर, द फाइल हैज रिक्वायरमेंट फॉर।
the file has requirement for, बजाय आप ये लिखें, आप ये लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं the file requires, the file requires, right? Similarly, they gave an advice, कहाँ गया, they gave an advice, THEY, they gave an advice, या फिर they advised me, they advised me, या they advised, ठीक है? तो जो मैंने दो लिखे हैं, they advised and the file requires, तो ये ठीक है, ठीक। अच्छा, फिर क्या है, 2 मिनट वेट करें, अजान हो रही है। अच्छा भाई चलें 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ओके 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 बेटा, ये जो 2 बुलेट पॉइंट्स हैं आप लोग खुद पढ़ लें अभी, अगले 2 बुलेट पॉइंट्स, अवॉइड यूजिंग आई प्रोनाउन तक। मुझे आपसे क्या करवाना था, सीवी करवानी थी, रेज्यूमे, सीवी रेज्यूमे मेरे पास नहीं है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे भी अजान शुरू होने वाली है फिर अभी थोड़ी देर में। चलिए जी कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो वो कह रहा है कि नंबर 2 पॉइंट पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है? अच्छा, मैंने क्या एक्सप्लेन किया है कि आप ऐसे अल्फाज लिखें जो डायरेक्ट आपको आइडिया दें। फिर कह रहा है कि आपकी सीवी जो होनी चाहिए वो ऐसे लिखी हुई हो कि उसमें बुलेट पॉइंट्स के साथ लिखा हुआ हो, तो इससे ज़रा इजी हो जाता है इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए। इंसर्ट बुलेट पॉइंट्स और बॉक्सेस टू इंडिकेट सेपरेट पॉइंट्स। जो पॉइंट्स अलग अलग हैं उनको आप बुलेट पॉइंट्स के थ्रू लिखें तो ज़रा अच्छा लगेगा और पढ़ने में आसानी होती है। साथ में कह रहा है अवॉइड यूजिंग आई प्रोनाउन। याद रखिएगा आपकी सीवी में कभी भी आई नहीं लिखा होता। आई हैव डन माई इंटर, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, ऐसी चीजें नहीं होती लिखी, ये बात याद रखें, ठीक है? अच्छा, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। The CV should be verified, ensure that all facts relating the prior. CV जो है वो आपकी वेरीफाई करती है चीजों को कि भाई आप जो बता चुके हैं वो वही है, कुछ ऐसा नहीं है कुछ अलग है या क्या है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। CV जो है बेटा, एक सेकंड रुके, मुझे आपसे कुछ स्लाइड्स शेयर करनी है और मैं इस वक्त, एक सेकंड, हाँ जी, जब तक ये हो स्टार्ट, व्हाई, ओके, हाँ जी। CV should be verified to ensure that all facts relating to prior employment, education achievements are accurate. मतलब आपकी CV जो है वो इंश्योर करती है इस बात को, इस बात की तस्दीक करती है कि, और आप इस बात की तस्दीक करके सारी चीज़ें लिखें, उसमें कुछ झूठ ना लिखें कि आप जो भी अपना ईयर बता रहे हैं कि आपने इस साल काम किया, इस साल अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, आपकी ये अचीवमेंट्स हैं, तो वो सारी एक्यूरेट होनी चाहिए। क्यों? द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर में वेल चेक सम ऑफ द फैक्ट्स, वो कुछ फैक्ट्स मतलब जो आपने चीज़ें लिखी हैं वो चेक कर सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो आप लिख रहे हैं वो सही हो, वो ऐसी चीज़ आप ना लिख दें कि वो आपने गलत कुछ लिखा है उसमें। 770 अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो पढ़ती हूँ, एक सेकेंड। डन, नो, अच्छा जी, उसके बाद है लास्ट, सेकंड लास्ट पॉइंट है, द सीवी शुड बी केयरफुली प्रूफरीड, मतलब उसको ध्यान से आप पढ़ें, एरर उसमें नहीं होने चाहिए, वोकैबुलरी में, स्टाइल में और वर्ड्स में जो भी आप लिखें। लास्ट पॉइंट कह रहा है यूज क्वालिटी वाइट पेपर एंड ऑफ वाइट, सिंपली पेपर का कह रहा है जरा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, साफ सुथरा पेपर हो।
अच्छा, मैं आपको कनेक्ट करना चाह रही हूँ असल में स्लाइड्स के साथ। ठीक है, यहाँ से मैं क्लोज करती हूँ। क्लियर अगर आवाज आ रही है? कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इश्यू था मेरे पास। इफ माई वॉइस इज क्लियर बेटा? क्लियर है, ठीक है, शुक्र। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले हाँ जी, दो स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, चैट बॉक्स। ठीक है बेटा, आप मुझे मैसेज मत कीजिएगा, क्वेश्चन हो तो अपने पास रखें, मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अब मैं आपको स्लाइड के थ्रू बता रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि सब चीजें आपको आपकी बुक में मिल जाएंगी, पहले देख लें, अभी बुक को छोड़ दें, अभी आप स्लाइड्स को देखें। अब रेज्यूमे के या सीवी के दो फॉर्मेट हैं, ठीक है, दो तरीकों से लिखी जाती है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बहुत आसान तरीके से। यहाँ पर आप स्लाइड्स की वो ले लीजिएगा, इमेजेस ले लीजिएगा, क्योंकि ये सारी स्लाइड्स आपकी काम की नहीं है। जो काम की स्लाइड्स हैं और बेहतरीन तरीके से जिसमें कहते हैं एग्जामिनेशन के क्वेश्चन साफ साफ लिखे हुए हैं, वो यहाँ पर है। डिस्कस करते हैं हम दो। पहला है क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे, फिर है फंक्शनल रेज्यूमे। अब आप इस तरह से समझें कि क्रोनोलॉजिकल सीवी या क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे मेरी है और आपको फंक्शन में बड़ा इंटरेस्ट होता है, फंक्शनल सीवी आपकी है। आप ऐसे याद रखिएगा बेटा, क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल। आपकी सीवी फंक्शनल है, मेरी सीवी क्रोनोलॉजिकल है। क्यों? हम डिस्कस करते हैं इसे। सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल को डिस्कस कर रहे हैं। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय पोजीशंस हेल्ड स्टार्टिंग विद द रीसेंट मोस्ट। इसमें आप लिखते हैं, पोजीशंस बताते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जिनको एक जगह पे काम करते हुए जरा टाइम हो जाता है, उनकी जो सीवी होती है वो क्रोनोलॉजिकल होती है, ठीक है। तो आप रीसेंट मोस्ट से, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक्सपीरियंस लिखूंगी तो मैं 2020 से स्टार्ट करूंगी, फिर 2019, 18, 17, 16। डू यू अंडरस्टैंड? आगे कह रहा है, अब आप समझ जाएंगे मेरी सीवी क्यों है। इट डोमिनेट्स द वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन। इस सीवी की एक खास रीजन लिखने की ये होती है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेंसी होती ही आपके उस वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन की है, जो आप वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपके काम पर फोकस देखें, आपके नाम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितना आपका जो एक्सपीरियंस है उन ऑर्गेनाइजेशंस में, जिन ऑर्गेनाइजेशन से आपने मिलके काम किया, जहाँ पे आपने काम किया। तो लोग आपका नाम देखेंगे, बोलेंगे अच्छा से यहाँ काम किया, ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। एडवांटेज, employees are familiar with it, so they can easily find information. It highlights the growth and progression means success. It focuses employment continually and stability. भाई देखें, दोबारा आ जाते हैं पुरानी स्लाइड पे, आसान तरीके से समझें, स्लाइड पे भी नहीं जा रही। एक बंदा जिसको कम से कम 5 साल हो गए एक जॉब करते हुए, उसकी बनेगी क्रोनोलॉजिकल। पहले ये समझें, बाद में स्लाइड्स पे जाएंगे। एक शख्स जिसको अभी नया नया स्टार्ट किया, मैं बताऊंगी फंक्शनल कब आता है। एक शख्स जिसने नया नया काम स्टार्ट किया या काम ही स्टार्ट नहीं किया, वो नया नया फील्ड में आया या आएगा, यानी आप लोग, तो उसकी सीवी बनेगी फंक्शनल। लेकिन एक शख्स जिसको कम से कम 5 साल हो गए एक ही फील्ड में काम करते हुए या काम करते हुए, उसे हम खासतौर पे एक फील्ड में, उसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल सीवी। लेकिन वो सीवी जो अभी स्टार्ट करेगा, जो नया है, उसके रीजंस हैं, तो हम उसे रखते हैं फंक्शनल सीवी में, ठीक है। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल सीवी की खास बात ये होती है कि अगर उस सीवी के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हो, सपोज करें एक हमें अकाउंट्स का कोई बंदा चाहिए, ठीक है, उसकी हमें सीवी मिली। अब उसकी सीवी में उसने लिखा है जी स्टेट बैंक में भी काम किया है, नेशनल बैंक में भी काम किया है, एमसीबी में भी काम किया है, और बोलेंगे वाह यार इसने काम किया है, इसको तो काम आता होगा ना, बस ये काम करने वाला बंदा, इसको हायर कर लेते हैं। यानी ये
काम करने की नौयत या नेचर को जानता है, इसलिए बड़ी बड़ी जगहों पे काम किया, मतलब इसको काम पता है। अब एक बंदा बिल्कुल ही फ्रेश है, वो बोल रहा है मैंने तो पोजीशन होल्डर हूँ, मैंने तो अपनी यूनिवर्सिटी पोजीशन ली है अकाउंट्स में, मैंने तो फाइनेंस पढ़ चुका हूँ। तो बोलेंगे यार कुछ भी है, पोजीशन होल्डर होगा, ठीक है, इसको आता तो नहीं है ना कुछ। तो दिस इज फंक्शनल। आगे मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करूंगी। अजान हो रही है, जब तक आप ये पढ़ना शुरू करें स्लाइड, फिर मैं अजान की बात कंटिन्यू करती हूँ। इस स्लाइड को आप पढ़ना शुरू करें और उसके बाद मैं दोबारा स्लाइड पे आ जाऊंगी, वो पढ़ लीजिएगा, पहले इसको पढ़ें। अच्छा, जब तक अजान स्टार्ट हो। इसमें स्किल्स और अकम्पलिशमेंट बताते हैं आप कि आपने क्या क्या किया, जैसे पोजीशन उठाई है या पार्टिसिपेट किया वगैरह वगैरह। इसमें नीड नहीं होती एम्प्लॉयमेंट डेट और टाइटल्स की। क्यों? क्योंकि आपने काम ही नहीं किया, या आपने 1 महीने 2 महीने कहीं काम किया, तो इसलिए डेट्स वगैरह नहीं लिखते, क्योंकि 1-2 महीने कुछ हासिल नहीं है, इसलिए लिखते जरूर है हमने काम किया, लेकिन ये नहीं लिखते कब से कब तक। इट इज हेल्पफुल फॉर न्यू, आप लोग और इनएक्सपीरियंस पीपल के लिए हेल्पफुल है, और फॉर दोज हु वांट टू रीडायरेक्ट देयर करियर, वो लोग जो अपना करियर चेंज करना चाहते हैं विथ लिटिल एक्सपीरियंस, तो उनकी फंक्शनल रिज्यूमे बनती है, उनकी फंक्शनल सीवी बनती है। अब अजान हो रही है बेटा, आप लोग इसके एडवांटेजेस पढ़ें, उसके बाद मैं स्लाइड चेंज कर दूंगी, ये फिर आप ये पढ़ लीजिएगा दोबारा। में आ गया होगा वो लोग जो अपना करियर चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने 2 साल किसी एक जगह पे काम किया, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल रही, मजा नहीं आ रहा है, या किसी मजबूरी की बिना पर वो अपना करियर चेंज करना चाह रहा है, माइग्रेट कर रहा है, वो चेंज करना चाह रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो अपनी सीवी जो उसकी बनेगी वो फंक्शनल बनेगी। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज कि किस शक्ल की होती है, क्या शक्लों का आपका काम ही नहीं है, क्योंकि आप तो वो सीवी बनाएंगे नहीं, तो लेआउट आपने याद ही नहीं करना है ना, आपकी बुक में लेआउट प्रॉपर दिया हुआ है, इस वजह से। एडवांटेज क्या है? एम्प्लॉयर्स कैन सी व्हाट वन डू फॉर देम, मतलब अगर आप बताते हैं मैंने यहाँ पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो उससे ये पता चलेगा भाई ये बड़ा एनर्जेटिक बंदा है, तो ये काम कर लेगा। वन कैन एम्फसाइज अर्लियर जॉब एक्सपीरियंस, आप एम्फसाइज कर सकते हैं जॉब एक्सपीरियंस को, लेकिन ड्यूरेशन नहीं बताइएगा। याद रखें, आपके 2-3 महीने का ड्यूरेशन, आपके इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है वो काम नहीं करता। 3 महीने कहीं आपने काम किया तो ये कोई एक्सपीरियंस है, 4 महीने काम कर लिया, 6 महीने काम कर लिया, कोई एक्सपीरियंस है? ये एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपने उस टाइम में जो लर्न किया आप उसको फोकस करेंगे। वन कैन डी एम्फसाइज एनी लैक ऑफ करियर, इस सीवी का फायदा ये होता है कि इसमें आप डेट्स की बात नहीं करते हैं। सपोज करें अगर किसी का मैट्रिक 3 साल बाद हुआ है, वो किसी मजबूरी की बिना पे अपना मैट्रिक कंटिन्यू नहीं कर सका, या चले मास्टर्स उसका 3 साल बाद हुआ है, ग्रेजुएशन के बाद उसने छोड़ दिया था, या 4 साल बाद हुआ है सपोज, तो इससे क्या होगा, अगर आप डेट लिखेंगे तो उसका गंदा इंप्रेशन जाएगा, तो इसलिए इसमें हम डेट्स और ईयर्स को मेंशन ही नहीं करते। तो ये डी एम्फसाइज करता है एनी लैक ऑफ करियर, कि भाई करियर में कोई गैप आ गया, कोई एजुकेशन में गैप आ गया, प्रोग्रेस या लेंदी अनएम्प्लॉयमेंट, कि आप इतने अरसे तक अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ क्यों रहे, आप जॉबलेस क्यों रहे इतने अरसे तक। फॉर एग्जाम्पल, आखिरी जॉब किसी ने की थी 2015 में, उसके बाद वो जॉबलेस बैठा हुआ है, फिर वो बता रहा है कि मैंने 2019 में काम स्टार्ट किया, तो बोलेंगे भाई 4 साल तुमने क्या किया फिर, या 3 साल तुमने क्या किया फिर, तुम जॉबलेस क्यों हुए। तो ये डेट्स और टाइटल्स को रिप्रेजेंट ही नहीं करता, इसलिए नए लोगों की सीवी फंक्शनल उसे बनती है। आई होप कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें है तो पूछ लीजिएगा बहरा। ये रहा, जबकि ये उन लोगों की होती है जो कि ऑलरेडी टाइमली काम कर रहे होते हैं, और ये इट डोमिनेट्स द वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन, एक्सपीरियंस सेक्शन बताता है टाइम टू टाइम, और क्या है, रीसेंट मोस्ट एक्सपीरियंस से आप पुराने एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, बॉसेस जो आपको हायर कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई आप यहाँ पे काम कर चुके हैं, तो आपको उस सिस्टम के बारे में पता होगा। इट हाइलाइट्स द ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन, इससे आपकी सक्सेस पता चलती है कि आप कितने सक्सेसफुल रहे हैं। इट फोकसेस एम्प्लॉयमेंट एंड कंटिन्यूअली स्टेबिलिटी, क्योंकि आप यहाँ पे पूरा ड्यूरेशन लिखते हैं, इस साल से इस साल तक मैंने यहाँ काम किया, उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, इस साल से इस साल तक हमने ये काम किया, यूं किया। इससे आपकी स्टेबिलिटी पता चलती है, भाई आप काम करने वाले बंदे हैं, आप बैठने वाले नहीं है। जबकि उधर क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई गैप भी आता है तो हम ईयर्स तो लिखते नहीं है, तो इससे हमारा जो गैप वगैरह है वो छुप जाता है। अब जब तक हम ले रहे हैं नमाज का ब्रेक, तो आपने ये करना है कि आपकी जो क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल सीवी है, उसका ये वाला जो हेडिंग है, ये पेज है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है। अब आप लोग मुझे ज्वाइन करें 5 बजे, मैं आपको तकरीबन 15 मिनट ये पढ़ने के दे रही हूँ, उसके बाद आप लोग नमाज पढ़ें और ठीक 5 बजे आप लोग ज्वाइन कर लें, ठीक
ठीक है, ये टॉपिक वैसे भी हमारा जल्दी कवर हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट आपको 5 बजे ज्वाइन करने का कह रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं करवाऊंगी